जाओ लैला, जाकर देखो, लगता है ज़ोहान आ गया है। लैला लाउंज में सोफे पर बैठी अरहान के साथ टिकटॉक देख रही थी कि तभी दरवाज़ा बजा तो रज़िया बेगम ने कहा तो वो मोबाइल अरहान को पकड़ाते खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी लाला। दरवाज़ा खोलते वो सामने ज़ोहान को पाते चहकते उसके गले लगते बोली। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया। उसने मुस्कुराते इसके सर पर होंठ रखे। लाला मेरे लिए कुछ लाए नहीं? उससे अलग होते इसने फ़ौरन कहा तो ज़ोहान ने मुस्कुराते अपनी जेब से चॉकलेट निकालते से पकड़ाई, जो इसने खुशी से चहकते पकड़ ली। ज़ुहान अंदर आता सबको सलाम करके अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद लैला दोबारा से सोफे पर आकर बैठ गई और चॉकलेट खाने लगी। अरहान ने कनखियों से इसकी चॉकलेट को देखा। क्या खा रही हो? उसने आंखों में मखसूस चमक लिए कहा तो लैला ने इसे घूरा। क्यों बताऊं? लैला ने कहा तो इसने होठों को गोल करते सर ऊपर नीचे ही हिलाते इसे देखा था। ठीक है ना? ना दो। ठीक है ना दो, गुस्सा क्यों कर रही हो? रात को मैं भी एक स्पेशल चीज़ लाऊंगा। अरहान ने कमीनी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहा, गोया लैला की दुखती रग पर हाथ रखा। लैला फौरन से इसके पास आई और थोड़ा सा चॉकलेट का पीस इसे दे दिया। चॉकलेट लेते ही अरहान ने हंसते हुए इसे अपने पास बिठाया और दोनों दोबारा से मोबाइल देखने में मसरूफ़ हो गए। फिर कुछ देर में रज़िया बेगम ने खाना लगाया जो सब ने मिलकर खुशगवार माहौल में खाया और फिर सब कुछ वक्त एक साथ गुजारने के बाद अपने कमरे में चले गए। बेटा किन सोचों में गुम हो? अयाज साहिब ने नैन को गहरी सोच में डूबे देखे कहा, जो चम्मच हिला रही थी प्लेट में। बस। अयाज साहिब की आवाज़ पर चौंकते उसने सर उठाया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। इसने फ़ौरन से सारी सोचें झटकते अपने बाबा की तरफ मुस्कुरा कर देखा, जो परेशान दिखाई दे रहे थे। बेटा कोई बात परेशान तो नहीं कर रही? किसी ने कुछ कहा तो नहीं आपको? आप शेयर कर सकते हो मुझसे। उसके हाथ पर हाथ रखते उन्होंने कहा तो नैन इनकी फिक्रमंदी पर चाहत से मुस्कुरा दी। उसके बाबा ही तो इसके सब कुछ थे। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे ही सोच रही थी। उनको तसल्ली दिलाई तो अयाज साहिब मुतमईन हुए और खाना खाने लगे, जबकि नैन आज अरहान की बातों को सोच रही थी, जो इसका दिल धड़काए जा रही थी। जो मतलब अरहान की बातों से निकलता था वो चाहकर भी अखज़ नहीं करना चाहती थी। अभी तो फ़िलहाल के लिए इन सब बातों को जुटलाकर वो अपने बाबा के साथ मसरूफ़ हो गई। अगली सुबह निकल चुकी थी। यहाँ की कुछ ज़िंदगी शुरू होनी थी तो कुछ का आखिरी दिन था। यहाँ कुछ की ज़िंदगी शुरू होनी थी तो कुछ का आखिरी दिन था, और जिनका था वो इस बात से अनजान दुनियावी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। अरहान सुबह उठता है, जल्दी से नाश्ता करता है और पुलिस स्टेशन चला जाता है। इंस्पेक्टर कहाँ है? एक बूढ़े से आदमी ने हवलदार को कहा। साथ में उसकी बीवी और एक 17 साला लड़की भी थी। क्या काम है? इस हवलदार ने फाइल में काम करते बेजार लहजे में कहा। देखें, मुझे इनसे काम है, आप मेरी बात करवा दें उनसे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो उसके सामने हाथ जोड़ते नम लहजे में बोले। तभी अरहान बाहर आया। अरहान को देखते हवलदार ने खड़े होकर सल्यूट किया। बात क्या है साकिब, क्या कह रही हैं ये? अरहान ने नम आंखों लिए बूढ़े को देखा और संजीदगी से उससे पूछा। इंस्पेक्टर साहिब, बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी बात सुन ले। उसी तरह इल्तिजाई लहजे में वो बोले थे। आप आइए, अंदर बैठे। उसकी आंखों में तड़प और बेबसी देखकर वो नरमी से बोला और इनको अपने ऑफिस में ले आया। जी अब बोले, क्या बात है? उनके बैठते ही वो दोनों हाथों की उंगलियां उलझाए टेबल पर रखते बोला। जी मेरा नाम शकील है, मैं एक किसान हूँ। ये मेरी बीवी है सलमा और ये मेरी बेटी है जैनब। उन्होंने अपनी बेटी की जानिब इशारा करते कहा, जो सर झुकाए अपने हाथों की उंगलियों को घूर रही थी। एक दिन मैंने एक दिन मैंने हमारे गांव के सरदार अजमेर साईं से उधार लिया था, जो कि मैंने उनको वापस कर दिया है, मगर सूद का अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वो अब भी हमें तंग करता है। गांव का हर इंसान उनसे खौफ खाता है। वो इंसान नहीं है, उसकी नज़र हमारी बेटी पर है। वो कहता है ये 2 दिन में पैसे लौटा दो या अपनी बेटी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उनकी बीवी की आंखें भी नम थी, जबकि जैनब की आंखों से लगातार आंसू गिरते इसके हाथ गीले कर रहे थे। अरहान ने उनकी सारी संजीदगी से बात सुनी। धीरे धीरे उसकी बात सुनते उसकी आंखें खुद ब खुद लाल होती जा रही थी। चाचा आप फिक्र मत करें, उन लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी भी घर से निकलने की जहमत नहीं करेंगे। उनको तसल्ली देकर बोला तो शकील साहब मुस्कुरा उठे। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा। वो मुस्कुरा कर बोले तो जैनब ने भी नम आंखों से मुस्कुरा कर उसे देखा था। कोई बात नहीं चचा, जैनब मेरी बहन जैसी है और मैं अपनी बहन की मदद क्यों नहीं करूँगा। वो भी मुस्कुरा कर बोला था। तो सबके दिल मुतमईन हुए, मगर अहरान जानता नहीं था कि जिससे वो पंगा लेने वाला था उनकी पावर कितनी है यहाँ। मगर बुराई की जितनी भी ताकत हो, उसे एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही होता है। जुहान लाला, चलो ना। लैला तैयार होकर नाश्ता ख़त्म करते जुहान को बोली, जो अभी नाश्ता कर रहा था। जुहान ने नज़र उठाकर उसे देखा, जो बड़ी जल्दी में लग रही थी।
सब्र कर जाओ गुड़िया, मुझे नाश्ता तो कर लेने दो। जोहान ने इसे हंस कर देखा, मगर इसकी बात सुनकर भी लाला की जल्दबाजी खत्म नहीं हुई थी। लाला जल्दी करो ना, लैला मुंह बनाकर लाला जल्दी करो ना, लैला मुंह बनाकर बोली। अच्छा भाई चलो, तुम्हें छोड़ आऊं। जोहान नाश्ता साइड पर करते बोला और उठकर अपना कोट पहनकर गाड़ी की चाबी उठाए लाला को लिए बाहर आया। वैसे इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें वैसे इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? जोहान ने गाड़ी चलाते इसके चेहरे को देखा। वो लाला, मैं घर बोर हो गया था तो मैंने यूनिवर्सिटी जाने का जल्दी किया है, लाला ने कहा, और इसने सच ही कहा था कि वो घर में 2 दिन रहकर बोर हो गई थी। आज तो हाले नहीं आएगा, बस मैं और नैन होंगे, लाला ने कहा तो जोहान ने इसके लिए गए नाम पर चौंक कर उसे देखा। तुम्हारी इस दोस्त का पूरा नाम क्या है? जोहान ने उसे देखा था। लाला, उसका नाम हाले नूर है, लाला ने कहा तो जोहान को लगा शायद वो वही लड़की है जिसमें उसे कशिश महसूस हुई थी, मगर फिर ये लगा कि उसके नाम के और भी लोग हो सकते हैं। अच्छा, और वो क्यों नहीं आ रही आज? जोहान ने एक बार कंफर्म करने के लिए उससे एक मजीद सवाल पूछा। वो लाला, वो ना बीमार हो गया है, मैंने उसको कहा था वो अस्पताल गया तो उसने कहा कि वो गया था, और पता है उसी अस्पताल में गई थी जिसमें तुम जाता है, लाला ने बताया, जबकि जोहान के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई। उसको पता चल गया था ये वही है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी दोस्त की? उसके बारे में मजीद बात बढ़ाते कहा। अब वो कह रहा था बेहतर है, मगर पूरा ठीक नहीं हुआ, लैला ने कहा तो जोहान ने दिल में उसकी सेहत याबी की दुआ की, और कुछ ही देर में वो लैला को लिए यूनिवर्सिटी छोड़कर अस्पताल की जानिब गाड़ी मोड़ गया था। हाँ भाई, इस शकील ने पैसे अदा किए कि नहीं? सरदार अजमेर कुर्सी पर पाँव रखे अपनी मूंछों को ताव देते मगरूर लहजे में करीम से बोला, जो कि उसका खास मुलाजिम था। नहीं साईं, पैसे तो नहीं दिए, मगर हाँ, पता लगा है वो कहीं पुलिस स्टेशन में आपका नाम की रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था। करीम ने इसे सारी तफसील से आगाह करते कहा तो अजमेर तंजिया मुस्कुराया। अच्छा, तो अब चूंटी के भी पर निकल आए हैं। वैसे भी कोई पुलिस वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो अपनी मूंछों को ताव देते मगरूराना लहजे में बोला था। मगर साईं, पता लगा है ये पुलिस वाला बड़ा बहादुर और ईमानदार है, कहीं हमारे लिए खतरा न बन जाए। करीम ने अपना खुदशा जाहिर करते कहा तो सरदार अजमेर ने आबरू चुकाते से देखा। भाई, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि कोई सरदार अजमेर के खिलाफ खड़ा रह सके? उसे भी देख लेंगे, सरदार अजमेर बोलता उठकर अंदर हवेली चला गया। सरदार अजमेर गरूर का एक पुतला था। गरीब लोगों की बेबसी से खेलना उसे बेहद पसंद था। वो लड़कियों को बेच भी देता था। यूँ कहना ज़्यादा बेहतर है कि सरदार अजमेर बुराई की एक मिसाल थी। न जाने कितने ही गरीब लोगों की बद्दुआएं उसने समेटी थी, मगर उसको लगता था ये सब इसे इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात वो शायद भूल गया था कि कायनात बनाने वाले और इसे बनाने वाला सब देख रहा है। लोग भूल जाते हैं, मगर वो नहीं भूलता। जितनी उसकी रस्सी दराज की गई थी, वक्त आने पर वो खींच ली जाएगी। जो लोग अपने रब के जो लोग अपने रब को भुलाए खुद ही खुदा बनने के चक्कर में होते हैं, इनका अंजाम दर्दनाक होता है। ऐसा अंजाम जो कि लोगों के लिए एक इबरतनाक निशान बन जाता है। और ऐसा ही कुछ हाल अजमेर का भी होना था, जो अपने रब को भूल गया था। अब जो इसका अंजाम होना था, इस पर वो पछताएगा कि काश ऐसा ना होता। बेड नंबर 26 की रिपोर्ट भेज दे ज़रा। जोहान एक डॉक्टर के पास से गुजरता बोला तो वो सर हिलाकर रिपोर्ट लेने चला गया। ये ले, ये रही बेड नंबर 26 की रिपोर्ट्स। डॉक्टर ने अपने हाथ में मौजूद रिपोर्ट जोहान को थमाई, जो इसने शुक्रिया कहकर थाम ली। उसके बाद वो रिपोर्ट देखने में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बैठे रहने के बाद वो उठा, क्योंकि इसका राउंड था। कैसी तबीयत है आपकी चचा? जोहान शफीक चचा के पास आता मुस्कुरा कर बोला, तो शफीक चचा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं कब ठीक होऊंगा मैं। शफीक चचा मायूस कन लहजे में बोले, जो कि मैदे के मरीज थे। अरे चचा, मायूस क्यों होते हो? और वैसे भी बीमारी तो अल्लाह की नेमत है, जो कि बड़ी ही प्यारी है, जो इंसान के गुनाह धो देती है। अगर अल्लाह ने आपको अपनी नेमत के काबिल समझा है तो शुक्र अदा करें। और जैसे ही वो बीमारी अता करने वाला है, वैसे ही शिफा देने वाला भी वही है। तो बस हिम्मत रखें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। जोहान मुस्कुराकर बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में उनके दिल की उलझनें मिटाते बोला, बेटा, बड़े ही खुशनसीब है तुम्हारे वालिदैन, जिसको तुम्हारी जैसी खूबसूरत सीरत वाली औलाद मिली है। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा, आमीन।
शफीक चाचा मुस्कुरा कर नम आवाज़ में बोले तो जुहान ने मुस्कुरा कर उनका उनका कंधा थपथपाया। फिर उनको इंजेक्शन लगाकर दूसरे मरीजों की जानिब चला गया। मोटी, लैला के पास से गुजरते इसने मुंह में बुड़बुड़ा कर कहा, मगर वो इतना तेज जरूर था कि पास से गुजरते लैला ने सुन लिया। लैला आज अकेली आई थी, जिसकी वजह से इसका मूड बहुत ऑफ था। एक तो हाले नहीं आई थी और दूसरा नैन भी नहीं आई थी। जितनी ही लैला को आज आने की जल्दी थी, इतनी ही अभी से जाने की जल्दी हो रही थी। जबकि असफद जिसकी आंखों के पर्दे का आज कुछ ज़्यादा ही जबकि असफद यार जिसकी आंखों के पर्दे पर आजकल कुछ ज़्यादा ही लैला आ रही थी। पता नहीं क्यों ये चेहरा हर वक्त उसकी आंखों के सामने आता और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजा जाता। एक तो ये बात उसे हैरान कर रही थी कि लाला के पास से गुजरते से कभी किसी परफ्यूम की खुशबू नहीं आई थी, वरना आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां खुशबू लगाकर निकलती थी। जबकि इसने खुद हाले को मना किया था कि खुशबू लगाकर ना जाए। इस यूनिवर्सिटी में वो जितनी लड़कियों के पास से गुजरा, तकरीबन सारों ने ही बेहद तेज़ खुशबू लगाई होती थी, जो कि लड़कों को बुरी तरह से अपनी जानिब मुतवज्जा करती थी। लैला और नैन कभी खुशबू लगाकर नहीं गई थी, क्योंकि उसने जब से यह हदीस सुनी थी कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर जाती है वो जानी है, तब से इसने कभी भी खुशबू नहीं लगाई और नैन को भी तायद की, जो कि इसने भी मान ली थी। आप में से सब लड़कियों के लिए एक सबक है कि खुशबू लगाकर बाहर ना निकला करें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गुनाह है। आप सब चाहो तो इसके बारे में सर्च कर सकते हो, बाकी आप सबकी मर्जी है, और अगर मेरी बात बुरी लगे तो माजरत। ओए माड़ा मोटी, मोटी किसको कहा तुमने? लैला कड़े तैवरसे से घूरती हाथ अपनी कमर पर टिकाए बोली, तो असफद यार ने इसके इस अंदाज पर मुस्कुराहट दबाई। तुम्हारे अलावा कोई मोटी औरत दिख रही है तुम्हें? असफद ने भी इसी के अंदाज में कहा तो लैला ने मुंह खोला, यानी वो इसको मोटी कह रहा था। ओए तुम हमारे से पंगा ना लो, तुम भूल गया है क्या पिछला हाल अपना? लैला अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे इसका पिछला हाल याद दिलाते बोली थी। वो तो मैंने इसलिए जाने दिया कि तुम लड़की हो, वरना। असफद मुस्नुई गुस्से से बोला तो लैला ने अबरोज काते से देखा। वरना? वरना क्या कर लेता तुम? लैला इसको देखकर गुस्से से बोली, वरना मैं चुप करके साइड पर हो जाता। असफद दांत निकालते बोला तो लैला इसकी बात पर हंसने लग गई। इसे ये उम्मीद नहीं थी असफद यार यूं बोलेगा, जबकि असफद मबहूत सा इसकी हंसी देख रहा था। शायद ही इतना प्यारा कोई हंसता हो जितनी कि वो हंस रही थी। इसने जल्दी से खुद को कंपोज करके नजरें फेरी, वरना इसे डर था कि इसी की नज़र लग जाएगी। ओ माड़ा, जाओ तुम, पहले थोड़ा मजबूत कर लो खुद को, फिर आना। लैला हंसकर बोली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद असफद यार भी अपने बालों में हाथ फेरकर हंस दिया था। अस्सलामुअलैकुम, अरहान घर में दाखिल होते बोला। वालेकुम अस्सलाम लाला। लैला किचन से बाहर आते बोली तो अरहान भी इसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये लो बेटा, पानी पी लो। रज़िया बेगम इसके हाथ में पानी के गिलास पकड़ाते बोली तो अरहान ने शुक्रिया मोरे कहकर गिलास थामकर होठों से लगाया। कुछ ही देर में अरहान ऊपर गया, फिर फ्रेश होने के बाद वो नीचे आया और खाना खाने के बाद लाउंज में ही बैठ गया। लैला इसके साथ बैठकर चॉकलेट खा रही थी, मगर आज हैरत की बात यह थी कि अरहान खामोश बैठा था, ना उसे तंग कर रहा था और ना ही इससे चॉकलेट मांग रहा था। क्या हुआ लाला, तुम परेशान है? लैला ने इसके गाल पर हाथ रखा इसका चेहरा अपनी जानी मोड़ा। वो परेशान होते पूछा। अरहान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। वो आज के वाक़ये के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मगर अभी फ़िलहाल इसने अपना सर झटक दिया और मुस्कुराकर अपना सर नफ़ी में हिलाया। उसके यूं करने पर लैला भी मुस्कुरा दी। फिर अरहान इसे खुद के साथ लगा गया और इसके हाथ से चॉकलेट ली तो लैला को यकीन आया कि वो ठीक है, और इसी तरह फिर आज इसे तंग करने लगा। जुहान के आने तक वो इसे तंग करता रहा। लैला रोने वाली हो गई थी आखिर में। फिर जुहान ने आकर उसकी जान बचाई और लैला के कहने पर जुहान ने अरहान को दो चार थप्पड़ भी लगाए, जो अरहान ने हंसकर सहे। हाले, कैसा है अब तुम? नैन और लैला साथ खड़ी हाले को आते देखकर इसके पास आते फौरन इससे इसका हाल पूछते बोली तो हाले मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ। लैला के गाल खींचते वो मुस्कुरा कर बोली, जबकि लैला ने खफगी से देखा और अपना गाल चलाया। नैन भी इसे देखकर मुस्कुरा दी थी। अच्छा, सर कासिम ने कुछ कहा तो नहीं? हाले को जैसे कुछ याद आया तो उसने पूछा था। सर कासिम एक सख्त टीचर थे। हाले की शरारतों की वजह से इनकी क्लास को हर टीचर का इसका पता था। इसके नाम का सबने नमूना ऑफ द क्लास रखा था। इसका नाम सबने नमूना ऑफ द क्लास रखा था, जो कि इसने हंसकर कबूल किया था। हाँ, उन्होंने पूछा था तुम्हारा, मैंने बता दिया कि तुम बीमार हो, तो वो बोले एक बीमारी भी बीमार होता है। लैला उसको बताने लगी, जो वो मज़े से सुन रही थी। आखिर में लैला ने इसे देखकर मज़े से कहा, जबकि हाले को तो जैसे आग ही लग गई थी। सर कासिम को तो शुरू से ही कोई मसला है मुझसे।
हाले ने जलकर दांत पीसते बोला। तो लैला और नैन हंस दिए और फिर अपनी क्लास लेने चले गए। डॉक्टर जोहान आपसे मिलना चाहता है। जोहान इस वक्त अपने केबिन में बैठा कॉफ़ी पी रहा था कि नर्स ने इसे डॉक्टर जोहान आपसे कोई मिलना चाहता है। जोहान इस वक्त अपने केबिन में बैठा कॉफ़ी पी रहा था कि नर्स ने इसे आकर इत्तला दी तो इसने चौंक कर उसे देखा। कौन है? आप भेज देने। जोहान ने कॉफ़ी का सिप लेते कहा तो नर्स अंदर चली गई। हेलो डॉक्टर जोहान, कैसे हैं? भूल तो नहीं गए मुझे? नर्स को गए कुछ ही देर हुई थी कि ईशा इसके केबिन में आई और लचकदार अंदाज में चलती इसके सामने कुर्सी पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। मिस ईशा, आप क्या कर रही हैं यहाँ? उस पागल लड़की को फिर से अपने सामने देखकर जुहान तो खोल उठा था। तभी वो गुस्से से बोला। उसके गुस्से की किसी की खातिर में ना लाती। वो हंसने लगी। वैसे ही आपको देखने का दिल चाह रहा था तो चली आई। आपको पता तो होगा दिल कहाँ किसी की सुनता है। उसको आँख उसको आंख मारकर वो मुस्कुरा कर बोली। जुहान ने नागवारी से उसको मुस्कुराते देखा। ईशा ने इसके सामने पड़े कॉफ़ी के कप को देखा जो कि आधा था। उसने मुस्कुराकर वो कप थामा और अपने होठों से लगाकर कॉफ़ी पीने लगी। मिस ईशा, ये क्या बदतमीजी है? जुहान गुस्से से खोलते अपनी कुर्सी से उठा और बोला। मगर डीठ ईशा पर इसके गुस्से का कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्यों डॉक्टर, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? उस दिन नहीं आ रहा था जब वो लड़की आपके हाथ पर काट कर गई थी? ईशा भी खड़ी होती आंखों में उस लड़की के लिए नफरत लिए बोली। तो जुहान चौंक उठा। क्या हुआ डॉक्टर? हैरान क्यों हो रहे हैं? एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले। अगर मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा तो उस दुनिया में वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। ईशा ने उंगली उसकी जानिब किए वार्निंग देते हुए कहा। मिस ईशा, आपको लगता है आप मुझे धमका सकती हैं, एक पठान को? ये तो आप एक लड़की हैं जिसकी वजह से इतना कुछ कहने के बावजूद मैं खामोश हूँ। वरना कोई लड़का होता तो इसी वक्त जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। जुहान गुस्से से बोला तो पहली बार ईशा को इसकी सुर्ख आंखों को देखकर खौफ आया था। अब आइंदा मुझे धमकी देने की गलती मत कीजिएगा, वरना जो हाल करूँगा वो भूल नहीं पाओगी। नाउ गेट लॉस्ट। जुहान धाड़ा तो ईशा डर के मारे उछल गई। अहानत से इसका चेहरा लाल हो गया। वो फौरन से वहां से निकलती चली गई। उसके जाने के बाद जुहान ने टेबल पर पड़े इस कप को देखा जिसमें ईशा ने इसकी कॉफ़ी पी थी। जुहान को एकदम उस कप से नफरत हुई। इसने वो फौरन कप उठाकर फेंक दिया और केबिन से बाहर निकल आया। समीर यार, ये फाइल तो स्टडी कर ले। अरहान ने अपने सामने बैठे फ़ोन यूज़ करते समीर से कहा, जिसने इसकी बात पर मुंह बनाकर उसे देखा था। क्यों, तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या, जो हर काम मुझ मासूम पर थोप देते हो? समीर ने उसे घूर कर कहा और मुस्कुराहट दबा गया। वो क्या है ना, मैं पढ़ना लिखना भूल गया हूँ तो बस इसीलिए। अरहान दांत निकालता बोला तो समीर ने इसे घूरा था। दो चार ऐसी डोजेस दूंगा ना, सब कुछ याद आ जाएगा। समीर ने हाथ का मुक्का बनाते कहा तो अरहान हंसने लगा। ऐसी दो चार डोजेस मेरे पास भी हैं। अरहान ने भी दू बदू जवाब दिया तो समीर ने इसकी तरफ लानत भेजी जो उसने मुस्कुरा कर कबूल की। अच्छा, वो जो मैंने एक फैमिली का बताया था तुम्हें, उन्हें मेरे फ्लैट बहिफाजत पहुंचा दो। अरहान को जैसे ही शकील और जैनब याद आए तो इसने फ़ौरन से समीर की जानिब देखकर संजीदगी से कहा। डन हो गया बॉस, आज ही करवा देता हूँ। और फिर बाकी इस अजमेर के बारे में प्रूफ वगैरह भी इकट्ठे करने हैं। समीर भी फ़ौरन से संजीदा होते बात का जवाब देते बोला। हाँ, और इसके लिए हम एक आम आदमी बनकर इसके गांव जाएंगे, फिर सारी मालूमात इकट्ठी करेंगे। अरहान ने कहा तो समीर सर हिलाने लगा। यूं ही कुछ देर वो लोग इस मामले को डिस्कस करते रहे। अजीब चिमगादड़ जैसे लोग हैं इस यूनिवर्सिटी में। असवद के पास से गुजरते इसने हाले की जानिब देखकर मुंह बनाकर थोड़ा ऊंचे आवाज़ में बोला, जिसे सुनवाना था वो सुन ले। और इसका ये मक्स और इसका ये मंसूबा कामयाब भी हो गया। ओए पापा के ट्रक, ये चिमगादड़ किसे बोला है तुमने? असवद इसके अंदाज में हाथ पर कमर टिकाए गुस्से से बोला था, जबकि लैला भी इसका खुद को पापा का ट्रक कहना गुस्सा दिला गया था। तुम्हारे अलावा यहाँ तुम्हें कोई चिमगादड़ की शक्ल का लग रहा है? उसने असवद की ही बात उसे लौटाते कहा। तो असवद यार का मुंह खोला का खुला रह गया, जबकि नैन और हाले तो मुंह खोले बिला वजह दोनों को लड़ता देख रहे थे। हाँ भाई मोटी, मुझे पता है अपना मोटा वजूद तुम्हें बुरा लगता है ना, इसीलिए दिल की तसल्ली के लिए किसी की भी बेइज्जती कर रही हो। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। असफद ने दिमाग को ठंडा करते उसको इज्जत असफद ने दिमाग को ठंडा करते उसकी इज्जत कर दी। ओए, हमारे मुंह मत लगो, समझा ना तुम? लैला खुद ही लड़ाई शुरू करके जब कुछ जवाब नहीं बना तो सारा मलबा उसी पर डालते बोली।
वाह भाई, आजकल के पापा के ट्रक भी बड़े अजीब हैं, खुद ही लड़ाई करते हैं और खुद ही इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देते हैं। असफद ने ऐसे कहा जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। लैला के दोबारा मुंह खोलते देखकर हाले फौरन से आगे आई। लैला चलो ना यार, तुम भी फजूल लोगों के साथ लड़ने बैठ गई। हाले असवद को घूरते बोलकर लैला का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। लैला के मुंह से असवद की इज्जत सुनकर उसने फैसला किया था इसे वो कभी नहीं बताएगी कि वो इसकी बहन है, वरना क्या पता इसकी भी वो इज्जत कर दे। मम्मा खाना दे दे, भूख लगी है। असवद घर में आता सलाम करने के बाद बैग सोफे पर फेंक कर साथ ही खुद भी गिरने के अंदाज में बैठा, अपना सर सोफे के पुष्ट पर टिका कर बोला, हाँ भाई, मम्मा आज ज़्यादा ही खाना दे दे इस बेचारे को, जलील भी खूब होकर आया है। हाले भी साथ बैठी इस पर तंजिया हंसते बोली थी, तो असफदयार ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा था। तुम भी ना मुंह बंद रखो अपना, मार खा लोगी मुझसे। असफदयार से घूरते बोला, जिसका किसी खातिर में ना लाते। हाले मजीद हंसने लगी। हाँ भाई, बाहर जलील होकर घर में ही गुस्सा निकालोगे तुम। हाले नूरी से मजीद गुस्सा दिलाते बोली थी, मामा ये हाले को समझा ले, अभी मार खा लेगी मुझसे। असफद यार आखिरी हर बाज माते बोला तो सकीना बेगम किचन से बाहर आई और दोनों को घूरने लगी। थोड़ी सी भी शर्म है तुम लोगों में? अभी आए हो नहीं और आते ही पागलों की तरह लड़ना शुरू हो गए। अब अगर तुम लोगों को आवाज़ आई ना अब अगर तुम लोगों की आवाज़ आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम लोग। सकीना बेगम दोनों को सुनाकर दोबारा से किचन में चली गई। उसके जाने के बाद असफद यार उठा और हाले के बाल खींचकर 102 की स्पीड में भाग गया। पीछे हाले हैरान रह गई कि इसके साथ क्या हुआ। फिर समझ आने पर गुस्से से लाल होती दिल ही दिल में असफद को बुरा भला बोलने लगी। कुछ ही देर में वो भी उठी और जाकर अपने कमरे में चली गई और फ्रेश होकर वापस आई तो असफद को पहले से टेबल पर बैठे देख और फ्रेश होकर वापस आई तो असफद यार को पहले से ही टेबल पर बैठकर खाना खाते देखा। वो खाना खाने में इतना मगन था कि इसे हाले के आने का मकसद भी पता नहीं चला। भाई आराम से, कोई तुम्हारा खाना लेकर नहीं भाग रहा। हाले खाना खाते इसके पर तंज करते बोली तो असफद ने इसे देखा। भाई जिस घर में तुम्हारी तरह की भूखी बहनें होती हैं वहाँ हर कोई अपना खाना जल्दी ख़त्म करता है ताकि तुम भूखी लड़की ना आ जाओ। असफद यार मजीद खाना खाता इसे आग लगा गया था। हाले उसके सवाल पर जनबुन कर रह गई मगर कुछ बोली नहीं। मामा, सुकून क्या होता है? हाले को ना जाने क्या सूझी जो मुंह में निवाला डालते अपने सामने खड़ी सकीना बेगम को देखकर बोली, वही जो तुम दोनों के होने से पहले इस घर में हुआ करता था। सकीना बेगम गहरी सांस भरकर बोली तो वो दोनों ने मुंह बनाया, जबकि असवद यार तो दिल में ये सोच कर रह गया, इस बार तो इसकी कोई गलती नहीं थी तो इसे क्यों इस बात में ले आया। मगर बोला कुछ नहीं, क्योंकि जानता था अगर कुछ देर क्योंकि जानता था अगर कुछ बोला तो डबल इज्जत हो जानी है, इसलिए खामोश ही रहा। यूं ही सारा दिन उनका शरारतें करते गुजर गया। अरे जैनब, जाकर देखो कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। जैनब जो कि कपड़े धो रही थी, दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर इसे अपने अब्बू की आवाज़ आई, जिनकी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। उनकी आवाज़ सुनकर वो उठी और अपने हाथ पोंछकर दुपट्टे को सर पर अच्छी तरह ओढ़कर दरवाजे की जानिब गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने काले शलवार कमीज़ में एक बहुत ही खूबरू नौजवान को खड़े पाया। समीर जो कि अरहान के कहने पर इन सब को अरहान के फ्लैट में ले जाने आया था। दरवाज़ा खुलते ही इसकी नज़र उस हसीना पर पड़ी जो कि सांवली रंगत में खूबसूरत नैन नकुश रखती थी। सामने वाले को ज़ेर कर गई। समीर टकटकी बांधे से देखे जा रहा था। इसके यूँ देखने पर जैनब कंफ्यूज हो रही थी और इसे डर भी लग रहा था। आखिरकार हिम्मत करते इसने समीर को पुकारा, जी। उस हसीना की आवाज़ सुनकर वो होश में आया। फ़ौरन से अपनी नज़रों का जाविया बदला कि कहीं कहीं खुद की ही नज़र न लग जाए। और ख़ुद के यूँ बेखुद होने पर इसने अपने आप को जी भरकर मलामत किया। वो मुझे शकील चाचा से बात करनी है, क्या वो घर पर है? अब की बार वो नज़र को थोड़ा सा इधर उधर घुमाते काम की बात पर आया। जी वो अंदर है, आप आएँ। जैनब ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो वो सर झुकाकर अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही जैनब ने दरवाज़ा बंद किया और उसे लिए कमरे में आ गई जहाँ शकील साहिब आराम फरमा रहे थे। शकील साहिब जो आराम कर रहे थे अचानक एक नौजवान के अपने कमरे में दाखिल होने पर घबरा उठे। अरे अरे चचा, घबराए नहीं, मैं हूँ इंस्पेक्टर समीर। मुझे अरहान ने भेजा है, आप लोगों को यहाँ ख़तरा है, इसलिए वो चाहता है कि आप लोग इसके फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। समीर इनके घबराने पर फ़ौरन से सफाई देता नरमी से बोला। तो शकील साहब पुरसुकून हुए, मगर इसकी अगली बात सुनकर वो फिर से परेशान हो गए। मगर बेटा हम कैसे जा सकते हैं? शकील साहब परेशान लहजे में बोले। अरे चचा, हमें अपना बेटा ही समझे और अपने लिए ना सही अपनी बेटी और बीवी का ही सोच कर चले। आप लोग यहाँ महफूज नहीं हैं।
समीर इनके हाथ पर हाथ रखकर बोलता इन्हें समझाने लगा। तो शकील साहब ने अपनी हारी हुई नज़र उठाकर अपनी बेगम को देखा, जिन्होंने इसे देखकर नम आंखों से मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया। तो वो भी समीर को हाँ बोल गए। फिर वो लोग अपना तमाम ज़रूरी सामान उठाकर समीर के साथ गाड़ी में बैठ गए। समीर के सारे रास्ते समीर की सारे रास्ते बैक सीट पर बैठी इस हसीना पर से नज़र पड़ती रही, जो कि इसकी नज़रों से परेशान बार बार पहलू बदल रही थी, जिन्हें महसूस करता समीर मुस्कुराहट दबा गया। ईशा अपने कमरे में पहुंचकर हर एक चीज़ को उठाकर फेंकती चीख रही थी। इसे अपने गुस्से को काबू में कर रही थी, जो कि किसी सूरत से सुकून नहीं लेने दे रहा था। नहीं डॉक्टर, नहीं। तुम्हें लगता है कि ईशा तुम्हारे पीछे नहीं डॉक्टर, नहीं। तुम्हें लगता है ईशा तुम्हारा पीछा इतनी जल्दी छोड़ देगी? तो तुम्हारी भूल है। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे लिए ही बने हो। ईशा गुस्से से अपने बालों में हाथ फंसाए बोली थी, जब जबकि दिल था कि हर एक चीज़ को तहस नहस कर देने का चाह रहा था। इसके घर वालों ने उसकी हर एक जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करके उसे बिगाड़ दिया था। अब वो सही और गलत में फैसला नहीं कर सकती थी। उसको जो चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसे चाहिए, फिर चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़। मगर ये बात नहीं जानती थी कि जो चीज़ नसीब में होती है वो हर हाल में आपको पहुंचा दी जाती है, और जो नहीं होती वो आपके हाथ में आकर भी आपसे ले ली जाती है। अबू आज ये इतनी दिनों की अबू आज ये इतने लोगों की कॉल्स क्यों आ रही है आपको? अरहान खाना खाते बोला तो सब ने ही खानज़ादा साहिब की जानिब देखा। अरे आज हमें बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट हुआ है, बस इसीलिए सब मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। खानज़ादा साहिब मुस्कुरा कर बोले, अरे हमें तो नहीं बताया कुछ आप लोगों ने। अरहान मुंह बनाकर बोला तो जुहान और लैला भी इसी के अंदाज में सर हिला गए। उन तीनों की यूं ही शक्लें बनी देखकर खानज़ादा साहिब और रज़िया बेगम हंस दिए थे। अरे भाई मेरे दिमाग से निकल गया, खानज़ादा साहिब ने सफाई देते बोले तो सब सर हिलाने लगे। भाई फिर तो इस खुशी में अपने दोस्तों को ट्रीट दूंगा। लैला खुशी से चहकते बोली तो जुहान और अरहान ने इसकी जानिब देखा था। ठीक है, तुम इनको अपने घर बुला लो, फिर यहीं सब इंतज़ाम कर दूंगा। ठीक है, तुम इनको घर बुला लो, फिर यहीं सब इंतज़ाम कर लो। रज़िया बेगम समझदारी का मुजाहरा करते बोली। तो दोनों भाइयों ने अपनी माँ पर जी भरकर तो दोनों भाइयों को अपनी माँ पर जी भरकर प्यार आया। रहान नैन से दोबारा मिलने की खुशी में खुश था, जबकि जुहान हाले से। दोनों की ही खुशी में नींद नहीं आनी थी। उफ, शुक्र है सर कासिम की क्लास ख़त्म हुई। सर कासिम के जाते ही हाले ने किताब बंद करते गहरा सांस हवा में खारिज किया। तो नैन और लैला इसकी बात सुनते मुस्कुरा दिए थे। तुम्हें सर कासिम क्यों इतने बुरे लगते हैं? नैन ने सवाल निगाहों से इसे देखते मासूमाना सवाल किया। मेरी मासूम सी जान, वो मुझे बुरे नहीं लगते, बस बहुत गुस्सा करते हैं और बात बात पर जो तंज करते हैं ना, बस उस वजह से मुझे उनकी क्लास लेना पसंद नहीं है। हाले ने शुरू में नैन के गाल खींचे, फिर अपनी बात पूरी करते मुंह बनाया। लैला इसके मुंह बनाने पर हंसती थी। शुक्र है हमारा, सर कासिम ने आज तक हमको कुछ नहीं कहा। लैला उनको चिढ़ाते कॉलर झाड़ते बोली थी। मेरी बहन तुम इतना क्यूट बोलती हो ना, किस पागल का दिल चाहेगा तुम्हें कुछ कहने को? हाले ने हंस कर कहा। तो नैन भी मुस्कुरा दी। ओ माड़ा, हम तुमको लोगों को कुछ बताना है। उनको अपने घर बुलाने की बात याद आते लाला ने फौरन से संजीदा होते कहा। हाँ हाँ बोलो। हाले और नैन इसकी जानिब मुतवज्जे हुए थे। वो हमने ना तुम दोनों को दावत देना था। बाबा को प्रॉफिट हुआ है तो बस इसी बहाने हम तुम दोनों को ट्रीट दे रहा है। तो कल तुम दोनों हमारे घर आएगा। लैला की बात सुनकर हाले तो सोच में पड़ गई, जबकि नैन तो अरहान का सोचकर घबरा गई थी। यार मैं मम्मा से पूछूंगी, बल्कि मैं अपने भाई से बोलूंगी, वो मना लेगा उन्हें। ठीक है ब्रो, डन करो। हाले पहले तो सकीना बेगम के इनकार का सोचकर खामोश थी, फिर असद का ख्याल आते ही उसको हाँ कर गई, क्योंकि जानती थी कि असवद मम्मा को मना लेगा। यार मैं तो नैन ने इसके इनकार की कोई मुनासिब वजह ढूंढनी चाहिए। वो अरहान की नज़रों से हमेशा छुपना चाहती थी। उसकी आंखों में जो चमक थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दिल की धड़कनों को तरतीब में नहीं ला सकती थी उसकी मौजूदगी में। उसकी थोड़ी सी बात सुनते ही लैला ने उसकी बात काटी। ओए, तुम चुप करो, हम तुमको खुद लेने आएगा और तुमको आना पड़ेगा। अब तो देखो हाले भी आ रहा है। लैला ने उसको कहा तो वो भी सर हिला गई। यूं ही बातें करते करते आज उनका आखिरी दिन भी गुजर गया। मोरे, मैंने अपनी दोस्तों को बुला लिया है कल के लिए। लैला फ्रेश होकर आती किचन में काम करती रज़िया बेगम से बोली।
चलो बस सही है, हम सारी तैयारी कर लेगा और जो सामान नहीं है वो ज़ुहान लाला ला देगा। रज़िया बेगम बोली तो लैला सर हिला गई। फिर बाहर आकर टीवी लाउंज में फ़ोन लेकर बैठ गई। मोरे, वो मेरी ब्लैक शर्ट नहीं मिल रही। वो बैठकर फ़ोन यूज़ कर रही थी कि इसके कानों में अरहान की झंझलाहट भरी आवाज़ गूंजी। वो उधर तुम्हारी अलमारी में रखा है। रज़िया बेगम बोली थी, मोरे नहीं है, मैंने हर जगह देख ली। अरहान ने झुंझला कर कहा, लाला इस वक्त तुम क्या करेगा अपनी शर्ट को? लैला इसकी बात सुनते मोबाइल से सर उठाते सवालिया अंदाज में बोली। तो अरहान गड़बड़ा गया क्योंकि इसने वो कल नैन के आने के लिए पहननी थी। जाहिर सी बात है लश्कारे तो मारने ही थे। वो बस मुझे चाहिए, मेरी फेवरेट शर्ट अब मिल नहीं रही। उसके पास आकर बैठता वो बोला था। तो लैला सर हिला गई। वैसे कल आ रही हैं तुम्हारी दोस्तें? अरहान के सवाल को घर में दाखिल होते जुहान ने सुना और वह फ़ौरन से लैला का जवाब सुनने के लिए रुक गया और दिलो जान से उसके जवाब का मुतवज और दिलो जान से उसकी जानी मुतवज्जा हुआ। हाँ लाला वो आ रही है, मैंने बोल दिया था कल का। कल हम यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी करेगा। लैला ने दिलचस्पी से उसे बताया तो दोनों भाइयों के चेहरे पर गहरी और खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई। दोनों की रूह तक में सुकून उतर गया, जबकि बेचैनी भी हो रही थी कल के आने की। अब पता नहीं सुबह कब होनी थी। अस्सलाम वालेकुम। जुहान अंदर आता मुस्कुरा कर बोला। वालेकुम अस्सलाम भाई, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, खैर तो है? अरहान इसके सवाल का जवाब देकर इसे आंख मारता कमीनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए लिए बोला था। उसकी बात सुनकर जुहान गड़बड़ा गया, जो अरहान बहुत अच्छे से महसूस कर गया। जाहिर सी बात है लड़का पुलिस वाला जो है। बकवास बंद करो तुम, हर वक्त फजूल का ही बोला करो। उसे झड़क कर वो आगे बढ़ा और पानी पीकर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। पीछे अरहान की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। और भाई तुम बताओ तुम्हारी वो डरपोक दोस्त कैसी है? लैला के गिर्द बाजू फैलाए वो शरारत से बोला तो लैला ने गुस्से से उसे देखा। लाला मैंने कितनी बार कहा है मेरी दोस्त को ऐसा मत कहा करो। लैला इसे गुस्से से भूरती बोली तो अरहान ने आंखें घुमाई। भाई अब डरपोक को डरपोक नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? अरहान उसे देखता मज़े से बोला, जबकि दिल तो आज बहुत खुश था क्योंकि कल उसकी यही डरपोक क्योंकि कल इसकी यही डरपोक महबूब से मिलना जो था उसने। वो डरता है ना, तो तुमको क्या मसला है? तुम उसको ऐसे ना कहा करो, वरना मैं बात नहीं करेगा तुमसे। लैला इसे देखकर आखिर में खफगी से बोली, अरे मेरी जान सॉरी, अब नहीं बोलता। उसका माथा चूमते वो मुस्कुरा कर बोला तो लैला भी मुस्कुरा दी।